हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की एसएसटी की बुक, जिसमें आज हम करेंगे पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो इस लेसन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डायरेक्ट वही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम जैसा कि नाम क्या लिखा हुआ है लेसन का, भारतीय संविधान यानी कि भारत का संविधान। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो संविधान के प्रति जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जो संविधान है वो क्या होता है। तो संविधान यानी कि नियमों का एक ऐसा दस्तावेज यानी कि नियम कानूनों का एक ऐसा समूह जो कि देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो भारत है उसमें संविधान यानी कि पहले क्या था कि अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। उसमें अंग्रेजों के नियम थे, लेकिन जब देश जो वो आज़ाद हुआ था तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए भारत ने अपना एक संविधान बनाया, इसी क्या कहते हैं? भारतीय संविधान। भारत अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं हम वही देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भारतीय संविधान की मांग है जो वो किसने और कब की थी। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो उसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन चुका है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो उसकी मांग किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और कब की थी? 1934 में। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारत का संविधान है वो अब दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा है जो बनानी यानी कि संविधान बनाना शुरू हुआ था। और ये संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो जो संविधान सभा का गठन है वो 1946 में किया गया था, और जो संविधान है वो यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर 1946 में से लेकर नवंबर 1949 के बीच में भारत का संविधान है जो वो बनकर तैयार हो गया। तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर आएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसके बाद आगे ये जो पेजेस हैं इसमें नेपाल के बारे में बताया गया है कि जो नेपाल है उसमें पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया, तो किस तरीके का वहाँ पर संघर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स, दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एक होती है लोकतंत्र और एक होती है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि एक राजा होता है, उसी का यानी कि सब उसी के पास सारी शक्तियाँ होती है, वही सभी प्रकार के निर्णय लेता है, और जो जनता होती है वो अपने राजा के जो भी आदेश होती हैं, जो भी निर्णय होती हैं, उसका क्या है? पालन करती है, उसका विरोध नहीं करती है। लेकिन जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। पहले हम समझेंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो जो लोकतंत्र का मीन्स होता है लोगों का शासन, यानी कि जब जनता शासन करती है तो उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में तो क्या होता है कि जनता जो वो डायरेक्ट शासन कार्यों में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो शासन व्यवस्था की जो बागडोर को संभालते हैं। तो इसमें जो नेपाल है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम देख लेते हैं। तो नेपाल में क्या 1990 में काफ़ी जनसंघर्ष होने के बाद क्या लोकतंत्र की स्थापना हुई, और ये 2002 तक लोकतंत्र ही रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2005 में वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन बाद में जब जनता को ये लगा कि यहाँ पर फिर से राजतंत्र हो रहा है जिसके कारण लोगों के अधिकारों को फिर दबाया जाएगा, तो उन्होंने फिर से क्या किया कि लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बताया गया है कि जो लोकतंत्र है उसका एक मेन उद्देश्य तो क्या होता है कि देश की शासन व्यवस्था को बनाना, जिसके कारण काफ़ी सारे नियम वगैरह बनाए जाते हैं। और जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, यानी कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, कि वहाँ पर लोकतंत्र होगा या फिर राजतंत्र होगा, कि जो शासन की बागडोर है वो राजा और उसके मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी या फिर जनता के हाथों में, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र होगा। तो इस तरीके से बताया गया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं कि निरंकुशता क्या होती है। इसका मतलब होता है कि जो भी अधिकार दिए जाते हैं उसका यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार उसका यूज़ करना। हम जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरे के अधिकारों का हनन करने लग जाएं तो वो क्या हो जाएगी? निरंकुशता। अब इसमें ये बात बताई गई है, यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो है अंतर सामुदायिक किसे कहते हैं और एक है अंतर सामुदायिक किसे कहते हैं। तो इन दोनों में ही क्या है? अंतर है, तो ये अंतर पहले हमें देखना होगा।
तो इसमें बताया गया है कि एक वर्ड तो आया अल्पसंख्यक, यानी कि ऐसे लोग जिनकी संख्या कम होती है। एक होता है बहुसंख्यक, यानी कि ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत अधिक हो। मान लीजिए जैसे किसी देश में जो हिंदू हैं उनकी संख्या अधिक है, लेकिन जो मुस्लिम है उनकी संख्या क्या है, कम है। तो अब हिंदू की संख्या अधिक है तो वो क्या हो गए, बहुसंख्यक, और जो मुस्लिम है वो कम है तो वो क्या हो गए, अल्पसंख्यक। तो इसमें बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जो बहुसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यक पर क्या है, अपना दबाव डालते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का यानी कि दबाव ना हो, सभी बराबर में रहें, इसीलिए क्या संविधान बनाया गया है। तो ये जो समुदाय, अब इसमें कहा गया है कि जब यानी कि जो बहुसंख्यक है वो अगर अल्पसंख्यक पर ही अपना दबदबा बनाएगा तो उसे क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक, यानी कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर अपना दबदबा बनाना, तो उसे तो क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक। फिर उसके बाद आया है अंतर सामुदायिक। अंतर सामुदायिक क्या होता है कि जब एक ही समुदाय में, यानी कि हिंदू ही हैं सभी, बट उसमें भी क्या है कि कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब हैं, तो अमीरों के द्वारा जब गरीब लोगों के ऊपर निरकुशता चलाई जाती है, अपना यानी कि दबाव उन पर डाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक। अंतर सामुदायिक का मीन्स होता है कि दो समुदाय के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा क्या है, दो समुदाय हैं जिसमें से एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना दबाव डालेगा। और जो अंत समुदाय का, यानी कि एक ही समुदाय के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अपना दबाव डालना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और ये पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि संविधान क्यों जरूरी है। पहला कि देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, दूसरा कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी इस बारे में तय करने के लिए, तीसरा कि हम खुद को अपने आप बचा सकते हैं संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान में क्या है, हमारे जो अधिकार होते हैं उसके बारे में पता होता है और हम किस तरीके से उसकी रक्षा करते हैं इसके बारे में भी सब कुछ उल्लेखित होता है। तो इसके बाद जो आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम डायरेक्ट वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर है कि भारतीय संविधान मुख्य लक्ष्य, कि भारत का जो संविधान है उसके कौन कौन से लक्षण हैं इसमें ये बताया गया, तो हम ये देखते हैं। तो इसमें पहला है कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक दशक पुराना हो चुका था। तो इस पर काफ़ी विचार किया गया था कि स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए। तो ब्रिटेन शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, यानी कि भारत में संविधान तो पहले भी था देश के स्वतंत्र होने से पहले, लेकिन वो जो नियम थे वो ब्रिटेन के लोगों ने बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे, वो भारत के लोगों ने नहीं बनाए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमें हमारा संविधान चाहिए जिसमें भारत की जनता खुद, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो क्या है, संविधान का निर्माण करेंगे, नियमों को यानी कि तय करेंगे कि कौन से नियम होने चाहिए, कैसा देश होना चाहिए। तभी इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र भारत है उसको एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। ठीक है, जिसमें क्या है कि जितने भी लोग होंगे वो सभी क्या है, समान होंगे, सभी को सरकार में समान रूप से हिस्सेदारी मिलेगी, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। इसके बाद यह तय हुआ कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, यानी कि किस तरीके से वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होगी। तो इसी कारण 1940 में गठित की गई, यानी कि 300 लोगों का वहाँ पर योगदान था, और 1940 में गठित की गई भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन्होंने क्या किया, 3 साल में यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की बैठकें होती रही, जिसमें इन्होंने ये तय किया कि किस तरीके से हमारा देश होगा। तो इसमें क्या था कि भारत में बहुत सारे समुदाय थे, जिसके कारण वहाँ पर उनकी यानी कि जो भारत है उसमें ना तो कोई एक भाषा थी, ना ही एक धर्म थी, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। अलग अलग समुदाय थे, सभी की अलग अलग भाषा थी, सभी का अपना अपना धर्म था। तो जो भारत का संविधान था वो एक ऐसा, यानी कि भारत के जो लोग थे वो एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसमें सभी के जो भी अधिकार हैं, जो भी उनकी संस्कृति है, सभी को संजोया जा सके। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान की जितने भी बातें थी वो सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। तो इसमें आगे हम ये देखते हैं कि भारत के संविधान जो बनाने में और जो भी बनाने में किसका मेन योगदान रहा था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डायरेक्ट वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, इन्हीं क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक। तो हमारा जो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को, डॉक्टर जो अम्बेडकर हैं उन्हें क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के जनक। और ये जो प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष रहे थे। तो इनका मानना था कि भारतीय संविधान में उनकी हिस्सेदारी अनुसूचित जाति को भारतीय संविधान, यानी कि इन्होंने क्या, इनका जो मेन योगदान था वो था अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं मिली थी। इसके बाद
आगे हम देखते हैं कि कानूनों का जो संचालन है वो स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही था, इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। यानी कि इनका जो मेन चीज़ थी वो क्या थी कि इन्होंने अनुसूचित जाति है जो उनको काफ़ी बढ़ावा दिया था कि उन्हें भी क्या है, पीछे नहीं रहना है, उन्हें भी सरकार के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं कि जो भारतीय संविधान के कौन कौन से लक्षण हैं, तो हम डायरेक्ट वही पढ़ते हैं। तो पहला है संघवाद। ठीक है, संघवाद क्या है, इसका अर्थ ये देखते हैं। तो संघवाद का अर्थ होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। संघवाद का मीन्स है कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भारत है वो क्या एक संघवाद देश है। क्यों? क्योंकि भारत में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। ठीक है, और इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था का भी तीसरा स्तर है। तो इस तरीके से जो भारत का संविधान है वो कैसा है, संघवाद है। और जो भारत का संविधान है उसमें आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है ताकि इलाकों के हिसाब, यानी कि इसमें जो भी निर्णय होते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट केंद्र सरकार नहीं लेती है, जो राज्य सरकार है उनको भी कुछ मुद्दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से भारत में राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसला करने का अधिकार क्या है, स्वायत्त अधिकार मिल जाता है, यानी कि राज्य खुद निर्णय ले सकती है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के कारण संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई है। तो इस तरीके से 3 सूचियां, एक है संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। बट अगर दोनों के बीच में विवाद हो जाए तो क्या है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून है उसे ही मान्यता दी जाती है। तो संघवाद का मीन समझ में आ गया होगा कि संघवाद यानी कि जिसमें देश में जो सरकार के स्तर हैं जो वो एक से अधिक हो, यानी कि वहाँ पर केंद्र पर एक अलग सरकार हो, राज्यों में क्या है अलग सरकार हो। इसके बाद साइड में दिया हुआ है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जब व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तब वो क्या है कि अपने यानी कि प्रतिनिधि को चुन सकता है, उसके लिए मत दे सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वो 18 साल की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें क्या है, मत देने का अधिकार है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि उसमें एक ही यानी कि उसमें क्या होता है कि सिर्फ कार्यपालिका होती है और वही क्या है निर्णय और सभी प्रकार के काम करती है। लेकिन संसदीय में क्या होती है कि जो कार्यपालिका भी होती है और एक व्यवस्थापिका भी होती है। और जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है वो दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होती है, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो देश यानी कि एक जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें जो देश का मुख्य होता है और जो राज्य का मुख्य होता है वो सेम होता है। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें देश का मुख्य अलग होता है और जो राज्य है यानी कि सरकार का मुख्य है जो वो अलग होता है। ठीक है, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली भारत है उसमें क्या संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या होगा कि जो देश का मुख्य है वो तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कहते हैं ना कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक मुख्य होता है और जो सरकार का मुख्य है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है औपचारिक कार्यपालिका। ठीक है, तो यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान है वो तो होता है प्रधानमंत्री, और जो औपचारिक कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, लेकिन जो देश की शासन व्यवस्था की जो मेन शक्तियां हैं वो किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका के हाथों में। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें क्या होती है कि एक ही कार्यपालिका होती है जिसमें जो मुखिया होता है उसी के पास शक्तियां होती हैं।